स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से रेलवे स्टेशन की कुर्सी कहानी संग्रह, जिसे लिखा है गुलशेर अहमद ने। पेश है इस कहानी संग्रह की आखिरी कहानी, रेलवे स्टेशन की कुर्सी। मेरा सफर शुरू हुआ था भोपाल के लिए। तब मुझे रास्ते में झांसी रेलवे स्टेशन पर अपनी गाड़ी बदलनी थी। जब मैं झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मेरी गाड़ी बहुत लेट हो गई है और रेलवे कर्मचारी इस बात के लिए अपनी मशीनों के द्वारा खेद व्यक्त कर रहे हैं। उस समय इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि और कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी। मैंने अपने साथ कुछ सामान भी ले रखा था। वहीं पास ही एक तरफ 8 पांव वाली एक साथ लगी 3 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर मैं बैठ गया। मतलब कि मैं जिन कुर्सियों पर बैठा था उसमें से पहली कुर्सी दूसरी और दूसरी कुर्सी तीसरी कुर्सी से लगी हुई थी। मैं वहीं बैठ गया पैच मैं वहीं बैठ कुर्सियों पर ही अपना सामान रख दिया। कुछ समय बाद लगभग 32 और 33 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति वहां आया। उसके साथ एक छोटी परी सी लगभग 6-7 साल की बच्ची थी। तब उसने मुझे अपना सामान कुर्सियों से हटा लेने के लिए कहा। मैंने सामान हटा लिए। वे दोनों वहीं बैठ गए। क्या ये आपकी बेटी है? मैंने पूछा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, वो छोटी बच्ची हम दोनों के बीच में बैठी हुई थी। आपका क्या नाम है बेटा? मैंने उस बच्ची से पूछा। रिया, उस बच्ची ने कहा। मैंने प्यार से उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। फिर मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ समय बाद व्यक्ति उस बच्चे के साथ चला गया। यात्राएं हमेशा मुझे रोमांचित करती है। यात्राओं से सीख सकते हैं कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलती रेलगाड़ी से पीछे छूटते पेड़ पौधे कहते हैं कि जब आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा और इस त्याग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। त्याग जीवन का वो रूप है जो जीवन को नई आवृत्ति देती है। मुझे लगता है यात्राएं अकेले करना अधिक प्रभावी होगा। नए नए लोगों से मिलने से पता चलता है कि असल में जीवन क्या है। कुछ दूर चलने पर ईश्वर की बनाई दुनिया के लिए और अपने जीवन के लिए धन्यवाद करने का दिल करने लगता है। और बस कहीं कुछ दूर आगे बढ़ने से ही शायद कुछ ऐसा दिखे, सुनने को मिले या लगे कि दुनिया बनी ही क्यों। यात्राओं में देखो लोगों की, प्राणियों की भिन्नता, लोगों की राय, त्याग, मौत, जीवन, जंगल, आग, हरियाली, नदी का जलस्तर, बहाव, अलग अलग पंछियों की आवाजें जो किसी को भी मंत्रमुग्ध करते। प्रकृति के किसी छोर पर बाढ़ तो कहीं इतना सूखा कि पीने को पानी नहीं। यात्राएं मनुष्य के जीवन को प्रभावित और प्रकाशित करने में सफल और सहायक योगदान कर सकती है। हम असल में एक यात्रा पर ही तो हैं और ये यात्रा वहीं खत्म होगी जब मृत्यु आकर गले लगा लेगी। तब मृत्यु कहेगी कि अब सोने का वक्त हो गया है, सो जाओ। हम जिस यात्रा पर निकले हैं इसमें संबंध और रिश्ते हैं और संबंधों में खुशी है, उल्लास है, खुशी और गम के आंसू है, प्यार भी है। इस यात्रा में मृत्यु के गले लगाने से पहले जिसने अपने प्यार को पा लिया उसकी यात्रा तो वहीं सफल हो जाती है। इस दुनिया में सब यात्री हैं और प्यार और स्नेह की तलाश में हैं। क्योंकि मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा था, मैं वहीं अकेला बैठा रहा। मेरे साथ सामानों से भरा 2 बैग था, इसीलिए इधर उधर घूमना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने लगभग 4 घंटों तक मेरी गाड़ी का इंतजार किया और वो कर्मचारी की मशीन थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ी के लेट हो जाने के कारण से खेद व्यक्त करती रही। लगभग 4 घंटे के बाद मेरी गाड़ी आई। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने उस व्यक्ति शाहिद साहब से हाथ मिलाया, विदा लिया और धन्यवाद भी किया कि वो पिछले आधे घंटे से मेरे साथ बैठे रहे और मेरी बातों को सुना।
अपने विचारों को खुलकर साझा किया और मेरी बातों को सुनकर हर संभव सही और गलत पर बेहिचक बात की। मैं गाड़ी में बैठ गया, कुछ आराम से भोपाल पहुंचा, लेकिन उस दिन का वो सफ़र और उन कुर्सियों पर बिताए 4 घंटे मुझे बार बार याद आने लगे। उस दिन 4 घंटों में ना जाने कितने ही व्यक्ति आए और बैठ कर चले गए। शाहिद साहब, वो छोटी बच्ची रिया, बच्ची के साथ उसका पिता और पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। बात ये नहीं थी कि मैं उस 4 घंटे में कितने और किन से मिला। वहाँ कई सारे व्यक्ति आए, बच्चों से, औरतों से और बुजुर्गों से मिला। सभी आए, वहाँ मेरे साथ कुर्सियों पर बैठे और चले गए। असल में बात ये रही कि सभी अलग अलग जगहों से और अलग अलग मजहब के मानने वाले थे और शायद अलग अलग जाति के भी। ये हमारे द्वारा ही बनाया गया ऐसा समाज है कि जहाँ नाम से ही लोगों के मजहब का पता चलता है और उनकी अलग अलग साफें बनाई जाती है। वहाँ उस कुर्सी पर मैंने अकेले वक्त भी गुजारा। जब कोई साथ नहीं था तब मैंने अपने बारे में सोचा और सोचता ही रहा कि एक लेखक का मजहब क्या होता है, उसकी कोई जाति भी होती है। उस कुर्सी पर बिताए 4 घंटों ने मेरे जीवन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हर कोई परेशान हो सकता है कि भला कुर्सियां किसी के जीवन को कैसे बदल सकती है। हैरान तो ऐसे भी होंगे कि कुर्सियों ने मेरी सोच और विचार तक को बदल कर रख दिया। जब मैंने कुर्सियों के बारे में विचारना शुरू किया तब वो निर्जीव कुर्सियां सजीव मनुष्य से बेहतर लगने लगी। उनके जाति, धर्म, मजहब, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान और यहाँ तक कि मुल्क से भी कोई वास्ता नहीं होता। जो भी आता बड़े आराम से बैठ जाता। वहाँ रेलवे स्टेशन की कुर्सियों पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि किसी खास धर्म का मानने वाला, किसी खास जाति का व्यक्ति या फिर किसी खास मुल्क का ही व्यक्ति बैठे। और हाँ, इसीलिए भी हो सकता है कि कुर्सियाँ निर्जीव थी। इस देश में या यूं कहिए कि पूरे विश्व में राजनीतिक लोग जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर लेते हैं। आखिर तक दंगे भी करवा देते हैं। समाज में कहीं कहीं तो प्रेम को सिर्फ इसीलिए नहीं पनपने दिया जाता या प्रेमियों को नहीं मिलने दिया जाता क्योंकि वो प्रेमी अलग अलग जाति या धर्मों के होते हैं। और यहाँ भी आखिर तक धर्म और जात पात के नाम पर प्रेमी युगलों की हत्याएं करवा दी जाती है। वैसे सत्य व्यास लिखते हैं कि प्रेम को एक अलग धर्म होना चाहिए था। मैंने बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि एक बार फिर मैं झांसी रेलवे स्टेशन की उन्हीं कुर्सियों पर फिर से घंटों बिताऊंगा और वहां पर आने जाने वाले लोगों से राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और इंसानियत के नज़रिए से सवाल करके लोगों की बातों और राय पर विचार विमर्श करूंगा। जब सफ़र शुरू हुआ था तब मेरी गाड़ी लेट हो गई थी, लेकिन जब मैंने वापसी की तैयारी की तब ऐसे टिकट बनाया कि झांसी रेलवे स्टेशन पर कुछ समय गुजार पाऊँ, और हुआ भी ऐसा ही। मैं किसी दूसरे रेलवे स्टेशन की उसी तरह की कुर्सियों पर बैठकर लोगों की राय ले सकता था, लेकिन पिछले सफ़र में मेरे साथ जब ये सब कुछ हुआ तब एक अलग और बहुत ही अजीब तरह का जुड़ाव सा हो गया था, और शायद एक झूठा यकीन भी कि वहीं के लोगों की राय से मुझे अत्यधिक और पूरी संतुष्टि मिल पाएगी। हालांकि और दूसरे रेलवे स्टेशन के लोगों से मैं उतना ही अनजान था जितना कि झांसी रेलवे स्टेशन के लोगों से। जब मैं वापसी में झांसी पहुंचा तब स्टेशन की उसी 8 पांव वाली एक साथ लगी 3 कुर्सियों पर एक किनारे बैठा, जिस पर मैंने 4 घंटे बिताए थे और कुछ लोगों से मिला था। सबसे पहला व्यक्ति जो वहां पहुंचा वो मेरे सीधे हाथ की तरफ बैठा। वो एक विद्यार्थी जैसा था जिससे बात करने में मुझे थोड़ी सी देरी भी ना लगी। हाय, मैं अहमद हूँ, आपका नाम?
मैंने अपना परिचय करवाते हुए उस लड़के से बात की। मैंने अपना हाथ उस लड़के की तरफ बढ़ाया। लड़का कोई 17-18 साल की आयु का रहा होगा। मेरी तरफ एक अनजान नजरों से देखते हुए उसने भी हाथ मिलाया। हेलो, मैं आमिर हैदर। लड़के ने मेरी तरफ देखते और हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या करते हैं आप? मैंने खुशी जाहिर करते हुए आमिर से सवाल किया। बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। उसने एक मुस्कान के साथ अपना हाथ मेरे हाथों से वापस खींचते हुए जवाब दिया। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहीं एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। उस व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष के करीब होगी। काली पैंट में सफेद शर्ट को इन किए हुए सफेद बालों वाला अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति किसी खाते पीते घर का लग रहा था। अभी मैं आमिर से बातें कर ही रहा था कि वो व्यक्ति उठा और चला गया। मैंने सोचा कि उस व्यक्ति से भी बातें करूं, लेकिन फिर आमिर को ऐसे बातें करते हुए बीच में छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उन्हें जाने दिया। मैंने आमिर से बहुत सारे सवाल किए, या यूं कह लें कि सवालों की झड़ियां लगा दी। मैंने पूछा कि उसे राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में कौन सा कार्य अधिक पसंद है। अधिकतर आम आदमी की तरह आमिर ने भी राजनीति शब्द सुनते ही कहा, यह तो फारिग लोगों का काम है। मैं अधिक धार्मिक तो नहीं, लेकिन खुदा पर भरोसा करता हूँ। हाँ, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि अल्लाह एक है और वही सब कुछ करता है। मैंने आमिर से पूछा कि ये जो हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं और ऐसे माहौल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, खून बहता है, जाने जाती हैं, लोग मजहब के नाम पर धार्मिक भावनाओं और संस्थाओं और आस्था को बचाने के लिए एक दूसरे का कत्ल करने पर आमादा हो जाते हैं, इस बारे में उसकी क्या विचारधाराएं हैं? सर, हमारे देश में लोकतंत्र है। ये अपना लोकतंत्र और देश का संविधान सभी को आज़ादी का हक देता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जात का हो, सभी को समानता का हक देता है। लेकिन लोगों की मानसिकताएं देश और संविधान नहीं, समाज बदल सकता है। और जब तक हमारे समाज में तुच्छ मानसिकता के लोगों की मानसिकताएं नहीं बदली जाती, तब तक ये बहुत ही मुश्किल बात है कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। सांप्रदायिकता की विचारधारा धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है, तो सबसे अधिक जरूरी बात यह है कि लोग शिक्षित हो और धर्म और सांप्रदायिकता की विचारधाराओं को समझे। आमिर की बातें बहुत शांत होकर मैं सुन रहा था। उसकी बातें मेरे सवालों के जवाब तो दे रहे थे, लेकिन और भी सवाल पैदा कर रहे थे, जैसे कि लोग शिक्षित होंगे तभी बदलाव आएगा। तब फिर दिल्ली और दिल्ली जैसे शिक्षित महानगरों में सांप्रदायिक दंगे क्यों हो जाते हैं? मैं अभी आमिर की बातों में उलझा हुआ था। अभी मैं उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, खुदा हाफिज सर, चलता हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है। मैं सोच में उलझा हुआ। मेरी जबान लड़खड़ाई और फिर खड़ा हो गया, उसे गले लगाया और फिर उसे विदा किया। वास्तव में सांप्रदायिकता क्या है? आपसी मत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। इन आपसी मतों के विचाराभास का उत्पन्न होना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। नहीं तो ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना जिससे व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में खुद को और अपने धर्म को उच्च प्रस्तुत करे या उसके धर्म का आदर न करते हुए गलत शब्दों का चुनाव करे, सांप्रदायिकता कहलाता है। दो सांप्रदाय के हितों को टकराने से उत्पन्न हुई आपसी मतभेद से ही सांप्रदायिकता का उदय होता है। सभी धर्म को आदर मिलना चाहिए। यदि हमारे साथ बैठने वाला व्यक्ति किसी दूसरे धर्म, मजहब या जाति का मानने वाला है, उसका रंग अलग है या उसकी सोच अलग है, एक व्यक्ति के तौर पर हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी की मान्यता के आधार पर हम उसे समाज से अलग नहीं कर सकते, उससे नफरत नहीं कर सकते। ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है और उसके व्यक्तित्व का चुनाव है कि वो किस धर्म में विश्वास रखता है, और इस चुनाव के लिए सभी को आज़ादी है।
अपनी पूजा पाठ, खान पान, रहन सहन के तौर तरीके, संस्कृति, जाति, नस्ल आदि की भिन्नताओं को ही धर्म का आधार मानना सांप्रदायिकता है। और अपनी मान्यता वाले धर्म को और लोगों को सही और उच्च और दूसरी मान्यता वाले धर्मों को और लोगों को नीचा समझना भी सांप्रदायिकता है। यदि एक हिंदू गर्व से कहता है कि वो हिंदू है तो क्या ये सांप्रदायिकता है? यदि एक मुसलमान मुसलमान होने पर गर्व करता है और मुसलमान बने रहने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या वो सांप्रदायिकता मानी जाएगी? यदि पारसी, ईसाई या कोई अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि उसके समुदाय का दशकों से दमन के साथ शोषण किया जा रहा है और वो अपनी व्यक्तिगत और निजी जीवन अपने विश्वासों और धार्मिक मतों के आधार पर गुजारना चाहता है तो क्या ये सांप्रदायिकता कहलाएगा? जब सांप्रदायिकता शब्द के परिभाषा के लिए हम विचार करते हैं तब ऊपर के ऐसे कितने सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। मेरी आमिर से देर तक बात चली। इतनी देर में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरह और भी कई व्यक्ति आए, बैठे और चले गए, लेकिन मेरा ध्यान आमिर की बातों में ही उलझा रहा। आमिर के जाने के बाद वहाँ कुर्सियों पर और व्यक्तियों का बैठना हुआ, लेकिन मैं सोच में ही खोया रहा, इतना कि किसी से बात ही नहीं कर सका। मैं सोच रहा था कि आमिर को ऐसा क्यों लगता है कि राजनीति फारिग लोगों का काम है। उसके चले जाने के बाद उसका एक जवाब मुझे परेशान करता रहा और उसके इस जवाब के साथ मैं एक और सवाल लेकर खड़ा था। और भी सवाल थे, जैसे 17-18 साल का आमिर ऐसी सोच रखता है, तब भी हमारे देश में इतने बलात्कार क्यों होते हैं? जब समाज में इतने समृद्ध विचार रखने की कोशिश करती युवा पीढ़ी है, तब भी समाज इतना गिरता क्यों जा रहा है कि हक और हकीकत के लिए लड़ाई और प्रतिवाद पैदा हो जाती है। अक्सर ऐसी खबरों में और घटनाओं में नवयुवक पाए जाते हैं। क्या हमारा समाज कुंठित होता जा रहा है या ऐसी बायोलॉजिकल प्रभाव आ रहे हैं? मनुष्य में, बल्कि युवाओं में इतनी वासना कैसे बढ़ गई कि वो रिश्तों को और मनुष्यता को सिर्फ वासना की नज़र से देखने लगे हैं? और ये सांप्रदायिक दंगे, इन सब में तो सबसे अधिक युवा ही होते हैं। मैं इन सभी सवालों में उलझा ही जा रहा था कि तभी किसी ने मुझसे टिकट मांगा। आप अपना टिकट चेक करवाइए। जब ये आवाज़ मेरे कानों की जिल्द पर पड़ी तब मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। देखा एक मोटा व्यक्ति जो काली पैंट, सफ़ेद शर्ट और काले कोट पहने हुए मुझसे टिकट मांग रहा है। वो टीसी था। उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। तब मैं वहाँ उन कुर्सियों पर अकेला ही था। मैंने अपने दोनों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने मेरा टिकट चेक करवाया। टीसी मेरा टिकट चेक करने के लिए टीसी मेरा टिकट चेक करने के बाद जा ही रहा था कि मैं थोड़ी हड़बड़ाहट में अचानक पूछ लिया, आप किस धर्म को मानते हैं? मैं वहीं खड़ा था। टीसी अभी 5-10 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि पलटकर चेहरे के गुस्से भरे भाव से मेरी तरफ देखा। वो मेरी तरफ 2 कदम आगे भी आया, लेकिन बिना कुछ कहे गुस्से में ही वापस पलटा और चला गया। शायद मेरा सवाल उसे अटपटा सा लगा था, या उसने किसी यात्री से ऐसे सवाल का सोचा भी नहीं होगा। जो भी हो, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। शायद मुझे टीसी साहब से और कुछ बातें करने के बाद ये सवाल पूछने चाहिए थी। मैं तो सिर्फ अपनी राय और अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों की राय पर विचार विमर्श करना चाहता था। मैं जानता था कि ये सवाल सही समय पर नहीं किया गया और जगह भी ऐसे सवाल का नहीं था, या फिर टीसी मेरी भावनाओं को नहीं जानता था। ये बहुत अधिक मुमकिन था कि यदि टीसी को मेरी भावनाएं पता होती तो इस सवाल का जवाब वो वहीं दे देता। यदि मैं कुछ और बातें करता, या फिर मैं अपना और टीसी साहब का परिचय कर लेने के बाद ये सवाल करता, फिर धर्म या जाति के बारे में सवाल करता, तो शायद मुझे इस सवाल का जवाब भी मिल जाता। और ये भी बहुत मुमकिन था कि टीसी भी धर्म और जाति के बारे में भी राय देता, लेकिन अब वो जा चुके थे। मैं अभी सवालों में उलझा हुआ था।
टीसी के उस गुस्से वाले भाव पर सोच रहा था उसकी राय क्या हो सकती थी। और मैंने मेरा चेहरा एक तरफ घुमाया कि मेरी आंखों में एक खूबसूरत चेहरा समा गया। मेरी आंखें उस लड़की पर रुक गई और ऐसे ही सब कुछ रुक सा गया, बिल्कुल फिल्मों की तरह। मैंने अपने सिर को झटका दिया, एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। पता चला ये फिल्म नहीं है, लेकिन वो समय बिल्कुल फिल्मी था। मैं उन सवालों और उलझनों से बाहर आ चुका था। अब बात कुछ और थी। मैं अचानक से उठ खड़ा हुआ और फिर अपनी जगह पर वहीं बैठ गया जहां पहले से बैठा था। मेरे दोनों होंठ अलग हो गए थे, मेरा मुंह खुल गया था, आंखों की पलकें बार बार झपकने लगी थी। शायद वो ख्वाब था, शायद वो हकीकत था। एक खूबसूरत लड़की रेलवे स्टेशन पर थी जिसका दुपट्टा किसी यात्री के बैग के चेन में फंस गया था। वो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी थी। अच्छी खासी लंबी लड़की, भरा हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, एक छोटी सी बिंदी और दोनों तरफ से लटकते 2 लट जो बार बार उसकी आंखों को चूमती रहती और वो अपने कोमल हाथों से उन्हें हटाती रहती। जब मैं उस लड़की को ऐसे देख रहा था तब ऐसे लग रहा था जैसे कि रेलवे स्टेशन पर सब कुछ रंगहीन हो गया है, सिर्फ मैं और वो लड़की ही रंगों में दिख रहे हैं। मतलब कि सिर्फ लड़की के और मेरे ही कपड़ों में अलग अलग रंग थे, बाकी सभी रुके हुए और बेरंग से। तभी अचानक सब कुछ खत्म हो गया। आवाजें आने लगी, लोगों की बातें करने की, चलने की और सामान के बैग के चक्कों के चलने की, और सबसे अधिक यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या। मैं थोड़ा संभल कर बैठ गया क्योंकि उस 8 पांव वाली 3 कुर्सियों पर सिर्फ मैं ही अकेला था और शायद वो लड़की यहीं बैठने आ रही थी। हुआ भी ऐसा ही, वो आई और मेरे पास ही में बैठ गई। उस लड़की के पास ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ हाथों में एक पर्स लटकाए हुए थी। वो आम सी लड़कियों की तरह पिंक रंग के सलवार और कमीज में थी, लेकिन उस लड़की की जो बात उसे खास बना रही थी वो ये थी कि वो अपने कपड़ों के पिंक रंग के सेट के साथ हाथ की घड़ी, उसके चश्मे की फ्रेम, चूड़ियाँ, चप्पल, यहाँ तक के कानों में छोटी छोटी पहनी हुई बालियां भी पिंक रंग की ही थी। सिर्फ उसके कंधे से लटकता हुआ पर्स मटमैले रंग का था। उसके मेरी ही पास आकर बैठ जाने से मैं शायद घबरा गया था, थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, और ये बात वो लड़की समझ गई थी। हेलो, मैं सोनम। उसने बैठते ही अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, जी अहमद, मेरा नाम अहमद है। मैंने भी थोड़ा खुद को सहज बताते हुए कहा और सोनम से हाथ मिलाया। सोनम का हाथ बहुत मुलायम था, ऐसा कि जैसे वो हाथ ही ना हो, और अगर हो भी तो ज़रूर उसे रुई से बनाया गया हो, या फिर उसने अपनी हथेली पर सर्जरी से रुई लगवा ली हो। ऐसे मेरे ख्याल गलत भी साबित हो सकते थे। उसके हाथ की कोमलता ऐसे थी जैसे गुलाब के फूल के नर्म पत्ते हों। उसको छूकर महसूस हुआ कि पूरी दुनिया के लोगों को भी इतना ही कोमल होना चाहिए। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में था कि सोनम ने अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ाते हुए पूछा, आप क्या करते हैं अहमद साहब? लिखता हूँ। अब मैं थोड़ा सहज हो गया था और बहुत ही आराम से जवाब दिया। सोनम ने शायद अपने सवाल का ऐसा जवाब सोचा भी नहीं था। मेरे इस जवाब से उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चश्मा उतारते हुए पूछा, क्या मतलब? हाँ, मैं लिखता हूँ, मैंने फिर से कहा। उसने थोड़ी तसल्ली भरी थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस लेकर फिर पूछा, आप क्या लिखते हैं? कहानियाँ, कविताएं और भी, मैंने बताया। अच्छा, उसका ये शब्द और संतुष्टि वाला जवाब था। अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप क्या करती हैं? मैंने बातों को बढ़ाते हुए उत्सुकता से सोनम के बारे में जानने की कोशिश की। बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। उसका जवाब सुनने के बाद मैंने कहा, मैं यहाँ इस रेलवे स्टेशन की इन्हीं कुर्सियों पर कुछ दिनों पहले बैठकर अपनी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहा था, और जब यहाँ से चला गया तब बहुत से सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे।
तब मुझे लगा कि उन सारे सवालों के जवाब मुझे यहीं मिल सकते हैं। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए मैं यहाँ पिछले 3-4 घंटों से बैठा हूँ और लोगों से उनकी राय और विचारों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? मेरे इस लंबे भाषण की तरह बात करने के बाद उसे मुझ में उत्सुकता बढ़ी और उससे हंसी भी आई। वो हंसने लगी। मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैं इधर उधर देखने लगा। तभी उसने अपनी हंसी रोकते हुए मुझे सॉरी कहा और पूछा, उस पिछले सफ़र में ऐसा क्या हुआ था और ऐसा कौन सा सवाल था जिसके जवाब के लिए आप 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं? मैंने कहा, जाति और धर्म। मेरे इस जवाब से सोनम के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर लकीरें उभर आई। शायद वो डर गई थी या शायद उसमें बहुत अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। जब व्यक्ति बहुत डर जाता है या बहुत जिज्ञासु हो जाता है तो वो बिल्कुल निर्भीक हो जाता है। सोनम ने बताया कि उसकी गाड़ी के आने में अभी 30 मिनट बाकी है, तब तक हम दोनों बात कर सकते हैं। क्या मैं हमारी बातों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ? मैंने सोनम से पूछा और अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगा। सोनम ने हाँ तो कह दिया, लेकिन पूछा कि आप बातों को रिकॉर्ड क्यों करना चाहते हैं? मैं हमारी होने वाली बातों पर गहराई से चिंतन करना चाहता हूँ, मैंने कहा। लेकिन यह जवाब गलत था। मैं सोनम की आवाज़ सिर्फ चिंतन करने के लिए ही रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, बल्कि मुझे सोनम को बाद में याद करने के लिए, उसे सोचने के लिए सबूत चाहिए था। मैं उसे सुनना चाहता था, देर तक, बहुत देर तक। जब वो बोलती थी ऐसा लगता था कोई कोयल बहुत सुकून और शांत भाव से बोल रही है। जैसे कोयल की आवाज़ से पूरा वातावरण एक अलग और बहुत सुंदर भाव विभोर में मुग्ध हो जाता है, वैसे ही मैं भी मुग्ध होते जा रहा था। वो बोलती थी तो लगता था एक खूबसूरत गज़ल की रचना हो रही है। जब कोई किसी के प्यार में पड़ता है तो इतना पड़ जाता है कि वो हर जगह अपने महबूब को ही देखना चाहता है और देख भी लेता है। शायद सोनम मुझे पसंद आने लगी थी, या शायद मुझे उससे प्यार होने लगा था, या शायद हो चुका था, पता नहीं। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी सोनम जैसी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी या उसके जैसी लड़की कभी मेरी दोस्त नहीं बनी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ तो खास था जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित करता था। मैंने खुद को संभाला और रेलवे स्टेशन पर अपना समय गुजारने का कारण बताकर अपने सवाल उससे पूछने लगा। मैंने सबसे पहले सोनम से ये पूछा कि राजनीति, धर्म, लोकतंत्र और इंसानियत जैसे शब्दों में से कौन सा शब्द उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। सोनम ने राजनीति के बारे में कहा। राजनीति तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे ही हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव और उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ खोखले राजनीतिक गण राजनीति के नाम पर ऐसे गंदे काम कर रहे हैं कि हमारे देश की दशा और दिशा बिगड़ती जा रही है। उसने धर्म और इंसानियत में इंसानियत को धर्म के ऊपर बताया और लोकतंत्र को एक मजबूत पेड़ के मजबूत तने की तरह बताया। मैंने पूछा, क्यों? धर्म में मनुष्य की आस्था है और उसकी आस्था है कि खुदा या ईश्वर है जो सब कुछ करता है। तब फिर वो इंसानियत को धर्म से ऊपर कैसे कर सकती है? सोनम के जवाब ने मुझे शांत कर दिया। मेरी सारी जिज्ञासाएं समाप्त होने लगी। उसने कहा, इंसानियत किसी को भी अलग अलग पंक्तियों में खड़ा नहीं करती, लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो यहाँ लोगों को अलग अलग पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। हर धर्म की अलग अलग दीवारें हैं, हर धर्म को मानने वालों की किताबें अलग हैं और हर धर्म के व्यक्तियों के नज़रिए अलग हो जाते हैं। जब लोग धार्मिक होते हैं तो बंदिशें बढ़ जाती है, लेकिन ये भी सच है कि कोई भी धर्म किसी भी दूसरे धर्म को छोटा या नीचा नहीं दिखाता। अभी सोनम और भी बोलने वाली थी कि मेरा फ़ोन बजने लगा और वो चुप हो गई। मैंने मेरे फ़ोन पर देखा, मेरे भाई की कॉल थी। तब मैंने उससे बाद में बात करूंगा कहकर कॉल बंद कर दी। हाँ, आप बताइए, मैंने उससे पूछा। उसने कहा, मेरे नज़रिए से इंसानियत धर्म से ऊपर है और सभी के नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं। मैंने भी हाँ में जवाब दिया।
हम दोनों कुछ देर चुप रहे। उसने मेरे बारे में और जानने की कोशिश की। आप लिखने के अलावा और क्या करते हैं? उसने पूछा। मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और उसी के कामों से भोपाल आया था। अच्छा, आपके क्या विचार हैं इंसानियत और धर्म के बारे में? उसने एक शब्द का जवाब देकर मेरे विचार जानने के लिए पूछा। ये सब आस्था की बातें हैं। लोगों के अलग अलग धर्म हैं। लोग अपने अपने धर्मों और अपनी धार्मिक आस्था के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, और ये वही होते हैं जो अपने ही धर्म के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते। लोगों के अधूरे ज्ञान लोगों से गलत और बुरे काम करवा देते हैं, और सांप्रदायिकता की आग में घी डालने जैसे काम करके कुछ लोग सांप्रदायिक दंगे भी करवा देते हैं। यदि व्यक्ति जिस भी धर्म में आस्था रखता हो उसके अपने ही धर्म के नियमों को सही से जानता हो, तो वो पाता है कि हर धर्म इंसानियत ही सिखाता है। किसी भी धर्म में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में गलत कहने या किसी भी धर्म के व्यक्ति को जान से मारने की इजाजत नहीं देता। हर धर्म इसे गुनाह बताता है, लेकिन फिर भी हम हर रोज सुनते हैं कि पैसे के लिए, जमीन के लिए, इज्जत के लिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ना जाने कितने फिजूल कारणों से आदमी की हत्या की गई, कत्ल किए गए। ऐसा क्यों है? कौन है ये लोग? क्या आदमी की जान इतनी सस्ती और इतनी आसान है? हमारी बातें चल ही रही थी कि सोनम की गाड़ी के आने की सूचना मिलने लगी। हमेशा की तरह, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या। अब मैं चलती हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है, उसने कहा और वो खड़ी हो गई। सोनम ने मुझसे मिलने और बात करने पर खुशी जाहिर करते हुए विदा ली। उसके साथ साथ मैं भी अपना फोन हाथ में लिए खड़ा हो गया। मैं सोनम से और भी बातें करना चाहता था। वहीं खड़े खड़े मैं इधर उधर देख रहा था और हिलते ढुलते अपने हाथों को अपनी पैंट के कपड़ों से पोंछ रहा था, जबकि मेरे हाथों में कुछ भी लगा नहीं था। उसका यूं जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उससे बातें करना चाहता था, उसे सुनना चाहता था, और बहुत ज़्यादा। जब वो बोल रही थी तो उसकी आवाज़ अच्छी लग रही थी। उसके विचार और ख्याल भी बहुत अच्छे थे। कुछ लोग मिलते हैं अजनबी की तरह, लेकिन कुछ ही पल में ऐसे बन जाते हैं जैसे उन्हें बहुत पहले से जानते हो। सोनम भी वही थी। ओह, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने थोड़ी हड़बड़ाहट में पूछा। उसने एक सुकून भरी और मोहक मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, ग्वालियर, और गाड़ी के आने की तरफ देखने लगी। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। गाड़ी आई। उसने अपने कदमों को गाड़ी की तरफ बढ़ाना शुरू किया कि मेरे अंदर एक अलग उत्तेजिता होने लगी। पेट के अंदर एक गुदगुदी सी होने लगी। मैंने अपने सामान को वहीं कुर्सी पर पड़ा छोड़कर सोनम की तरफ बढ़ा। वो गाड़ी में बैठ गई। मैं बाहर खिड़की के पास खड़ा हो गया। मैं उसे रोक लेना चाहता था। मैं उससे और भी बातें करना चाहता था। मैं मेरे दिल की सुनना चाहता था, लेकिन उस समय ने मुझे बहुत उलझाया। मैंने मेरे दिल की नहीं सुनी। मेरे दिमाग में कुछ आया। मैं वहीं पास के एक स्टॉल से भागा और कुछ चिप्स के पैकेट और एक पानी की बोतल खरीदी और सोनम को दे दिया। इसकी क्या ज़रूरत? आपने ये सब क्यों लिया? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ये सब कहते हुए उसने लेने से इनकार कर दिया। शायद हमारा ये 30 मिनट ही सही, लेकिन मिलना लिखा था, और शायद हम दोस्त भी हो ही गए थे। उसी दोस्ती के वास्ते दे रहा हूँ। इस सफ़र में आपको ज़रूरत होगी, आप दोस्त को मना नहीं कर सकती। सोनम ने मुस्कुराते हुए चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल रख ली। गाड़ी खुली। गाड़ी के साथ कुछ कदम चला भी, फिर रुक गया। मैं सीधा गाड़ी की उसी खिड़की की तरफ देखता रहा जहाँ वो बैठी थी। लगातार एक टकी निगाहों से वहीं देख रहा था। मैं कुर्सी की तरफ धीमी कदमों से बढ़ने लगा। फिर एक बार मुड़कर देखा, इस उम्मीद से कि शायद वो दिख जाए, ये जानते हुए कि वो नहीं दिखेगी। चेहरे पर एक उदासी थी। जितना सुखद होता है अपने प्यारों को देखना और उन्हें देखकर जितना सुकून मिलता है, शायद कहीं उससे अधिक दुखद है अपनों का दूर जाना। मैं उस समय दुनिया के उन तमाम लोगों के बारे में सोच रहा था जिनका कोई ना कोई हमेशा के लिए छोड़ गया हूँ।
उस समय मुझे भी यही लग रहा था कि अब कभी भी सोनम को देख नहीं पाऊंगा और बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि एक अजनबी के लिए इतना अनुराग इतने कम समय में कैसे पैदा हो सकता है। गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली थी, खिड़की से बाहर सोनम का दुपट्टा हवा में लहराने लगा। शायद उसने खुद ही जानबूझकर अपना दुपट्टा बाहर किया था या फिर शायद हवा के झोंकों से ही दुपट्टे को बाहर लहराया था। शायद कभी खत्म नहीं हुआ। मैं खुशी से उछल गया, फिर खुद को संभाला क्योंकि मैं सार्वजनिक स्थल पर खड़ा था। लेकिन मैं उस दुपट्टे को तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से दिखना बंद नहीं हुआ। मैं चाहते हुए भी सोनम से उसका फोन नंबर नहीं मांग सका, लेकिन खुश था कि मैं भी उसे अच्छा लगा हूँ। शायद उसने भी मेरे लिए वही महसूस किया जो मैंने उसके लिए, ये जानते हुए भी कि ये पहली और शायद आखिरी मुलाकात थी, शायद कभी खत्म नहीं हुआ। दुनिया में कितने लोग थे जो प्रेम में पड़कर इसी एक शायद में पूरी जीवन भर अपनी प्रेमिका को ढूंढते और इंतजार करते रहे। इसी एक शब्द की उम्मीद पर, इसी एक शायद की उम्मीद पर ही जिंदगी गुजार कर चले गए और अभी भी कितने लोग गुजार रहे हैं। उसके दुपट्टे का हवा में लहराना मेरे लिए सकारात्मक संकेत की तरह था। ये तो मैं खुद नहीं जानता कि सोनम का दुपट्टा उसने खुद बाहर किया था या सिर्फ हवा की झोंकों के कारण वो बाहर आ गया। जो भी हो, मुझे खुश होकर इतराने के लिए ये वजह काफ़ी थी। मैं बहुत खुश था। मैं खुश था कि शायद वो मेरे बारे में सोचने लगी थी, बिल्कुल मेरी ही तरह, और शायद एक अनजान व्यक्ति समझकर अपने मन की भावना को नहीं बताया, लेकिन गाड़ी में बैठकर उसने अपने मन की भावनाओं को जाहिर कर दिया था। तब मैं सोचने लगा कि यदि मन सच्चा हो तो मनुष्य को सामने वाला व्यक्ति भी सच्चे मनुष्य की तरह ही दिखता है और वो प्यार बांटता है। लेकिन यदि मनुष्य के मन में नफरत और गंदगी भरी हो, तब वो जात पात और धर्म के नाम पर सिर्फ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। उस व्यक्ति को चारों तरफ गंदगी और नफरत ही दिखती है, जिसके दिलों में गंदगी और नफरत भरी होती है। मैं अपनी खुशी को संभालते हुए मुस्कुराते हुए रेलवे स्टेशन की कुर्सी पर बैठा रहा, फिर वहां से उठकर आगे चल पड़ा एक मुस्कान के साथ। खुद ही खुद में डूबा सिर झुकाए सोनम को याद करते मुस्कुराता हुआ रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ता जा रहा था कि कुछ दूर खड़ा वहीं टीसी दिखा। वो टिकट चेक करने में व्यस्त था। उसने मुझे एक गुस्से वाले भाव के साथ देखा और चला गया था। लेकिन फिर भी मैं उसे देखकर मुस्कुराता रहा। मैं प्यार में डूबा हुआ था। मैं टीसी से मिलना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि उसके चेहरे का भाव उस समय क्यों अजीब गुस्से वाला था, जबकि मैं जानता था कि मैंने गलत जगह पर गलत सवाल किया था। वैसे तो उसका यह रवैया बहुत बुरा लगा था, लेकिन अपना सवाल और उसकी उम्र को देखकर उसके लिए एक अनुराग और करुणा बनी ही रही। इसका एक कारण और भी था कि मेरे बहुत से सवालों के जवाब टीसी के पास थे। शायद मेरा फिर से उसे टीसी से मिलना सही ना हो, शायद वो मुझसे बुरा बर्ताव करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हेलो सर, मैं सीधा टीसी के पास जाकर खड़ा हुआ और कहा। शायद टीसी ने मुझे पहचाना ही नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और फिर यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। सर मैं वही हूँ जिसने आपसे धर्म के बारे में पूछा था, मैंने टीसी को बताया। मेरा यह कहना था कि टीसी की भौहें तन गई। फिर वही गुस्से वाले भाव के साथ उसने मुझे देखा। मैं थोड़ी देर चुप तो रहा, फिर कहा, सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत सवाल किया है। ऐसा किसी से भी इस तरह नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इस बारे में मेरी सोच गलत नहीं है। मैं लेखक हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं और उन्हीं के जवाब ढूंढ रहा हूँ, जिसके कारण मैंने ये सवाल किया है। यदि आपको बुरा लगता है तो मैं आपसे फिर से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? ठीक है, जाओ उस कमरे में, थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। टीसी ने मुझे स्टेशन पर ही वहीं पास के कमरे में इंतज़ार करने को कहा।
मैं जब कमरे में पहुंचा तो कमरा अजीब सा मरा मरा सा था। बस एक टेबल और कुछ अलग अलग कुर्सियां और कमरे की दीवार से लगी बेरंग सी 3 अलमारियां। टेबल पर कुछ किताबें, फाइलें और बड़े बड़े रजिस्टर रखे हुए थे। ये कुर्सियां भी रेलवे स्टेशन की कुर्सियां थी, लेकिन ये 4 पाँव वाली एक अकेले अकेले की कुर्सियां थी। और खैर मैं वहीं बैठा इंतज़ार करता रहा। लगभग 15 मिनट के बाद टीसी आया। मुस्कुराते हुए अपने रुमाल में अपना हाथ पोंछते हुए आकर कुर्सियों पर बैठते हुए मुझसे कहा, हाँ भाई, कौन हो और कैसे लेखक हो कि तुम लोगों के धर्म के पीछे ही पड़ गए हो? यह सवाल करते हुए टीसी मेरे सामने टेबल के उस पार लगे कुर्सी पर बैठ गया। हम दोनों आमने सामने एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए। हमारे बीच एक टेबल और उस पर रखी कुछ फाइल्स और रजिस्टर्स थे। यदि आपको बुरा लगा तो मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर। मैं लोगों से मिलकर लोगों की मानसिकता और उनकी सोच के बारे में जानना चाहता हूँ, बस। और इसी वजह से मैंने आपसे भी आपके धर्म के बारे में पूछ लिया। मैंने कहा, कभी रेलवे स्टेशन की कुर्सियों पर हर रोज ना जाने कितने लोग आकर बैठते हैं। एक दिन में हजारों की संख्या में हर रेलवे स्टेशन की कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्ति किसी भी एक धर्म या जाति के नहीं होते। यहाँ पर आने वाले अलग अलग धर्म, जाति, रंग और अमीर गरीब सभी तरह के आते हैं और इन्हीं कुर्सियों पर आकर बैठते हैं। तो फिर क्यों मनुष्य यहाँ क्यों नहीं सीखता कि ये बेजुबान कुर्सियाँ कभी किसी अमीर के लिए नरम नहीं होती, किसी गरीब के लिए अधिक सख्त नहीं होती। तो फिर क्यों एक जैसे दिखने वाले मनुष्य एक दूसरे से नफरत करते हुए जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर और गरीब की पंक्तियों में बट जाते हैं? टीसी के लिए मेरे अंदर आदर आ गया था। वो भी मेरी बातें बहुत शांत होकर सुन रहे थे। मेरी बातें उसे प्रभावित कर रही थी। वो मेरी बातों को सुनता रहा, फिर एक लंबी सांस लेने के बाद कहा, कोई भी मनुष्य अपने हृदय में नफरत लिए पैदा नहीं होता। किसी भी बच्चे के दिल में ईर्ष्या बचपन से पैदाइशी नहीं होती। मनुष्य के हृदय में नफरत या प्यार के बीज उसके आसपास के लोग डालते हैं। समाज का रवैया और उसके आसपास होने वाली घटनाएं, उसकी जीवन शैली उसे प्रभावित करती है, या ये कहिए कि यही सब बहुत अधिक प्रभावित करती है। जरूरी ये है कि शिक्षा को बढ़ाया जाए कि लोग सही और गलत समझकर गलती करने से बचें। मुझे थोड़ी थोड़ी टीसी साहब की बातें समझ आ रही थी। टीसी साहब ने कहा, धर्म तो आस्था पर टिकी है, लेकिन मनुष्य को जो जोड़ कर रखता है वो इंसानियत और लोगों का एक दूसरे से प्यार है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताएं, लेकिन साथ ही मनुष्य के प्रति मनुष्यता के पाठ भी पढ़ाएं। बच्चों को प्यार करना सिखाएं, तभी बदलाव आएगा। अभी टीसी साहब अपने विचारों को बता ही रहे थे कि मैं वहां से अचानक उठ खड़ा हुआ और अपना सामान लेकर बाहर आ गया। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तब टीसी साहब को कुछ समझ नहीं आया। रुको कहते हुए वो मेरे पीछे आए। कमरे से बाहर आकर दीवार से सटे हुए मैं खड़ा हो गया। लंबी लंबी सांसें लेने लगा। टीसी साहब घबरा गए और शायद मुझे कुछ हो गया। हाँ, शायद मुझे कुछ हो गया था। क्या हुआ? तुम अचानक से बाहर क्यों चले आए? क्या हो रहा है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? टीसी साहब ने पूछा। मैं वहीं दीवार से लगे बैठ गया। टीसी साहब भी बैठ गए। ये थोड़ा अजीब था। मैं थोड़ा डरा और घबराया हुआ था। मैंने टीसी साहब की तरफ देखा और पूछा, मैं आपसे मिला और मुझे लगता था कि आप बहुत गुस्से वाले और एक आम सी सोच रखने वाले होंगे, लेकिन आपकी सोच इतनी अच्छी है जितनी सुलझी हुई मानसिकता रखने वाले एक ख़ास व्यक्ति हैं आप। मैं सुबह से इसी रेलवे स्टेशन की एक कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। बहुत से लोगों से मिला, उनके विचारों को जाना और समझा। आमिर और सोनम से तो मेरी लंबी बातें हुई। वो भी बहुत अच्छी सोच रखते हैं और बातें करते हैं। धर्म और इंसानियत को लेकर उनकी भी मानसिकता कुछ आप जैसी है। मतलब ये कि प्रतिशत व्यक्तियों की सोच विचार आप जैसे हैं, तब भी हमारे देश की दुर्दशा ऐसी क्यों है? क्यों हर रोज अखबारों में बलात्कार की खबरें आ जाती हैं?
चोरी डकैती जैसे काम इतनी आसान और आम से क्यों हो गए हैं? यदि शिक्षा लोगों को सही रास्ता दिखाती है तो जो लोग शिक्षित हैं वो ऑनलाइन घोटाले और चोरियां क्यों करते हैं? मेरे ऐसे लगातार सवाल कर देने से टीसी साहब भी थोड़े मायूस हो गए और वहीं सोचते हुए खड़े हो गए। मैं भी खड़ा हुआ, अपना सामान लिया और अपने रास्ते चल पड़ा। टीसी साहब ने मुझे नहीं रोका। वो सवालों में उलझे हुए वहीं खड़े सोच रहे थे। इन सवालों में से कुछ सवालों के जवाब शायद मैं जानता था, शायद टीसी साहब को भी कुछ जवाब पता थे, लेकिन कुछ सवाल थे जो मुझे और टीसी साहब दोनों को परेशान कर रहे थे। मैं स्टेशन पर आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं थोड़ी दूरी पर वहीं कुर्सियां दिख गई जिस पर बैठकर मैंने सभी से बातें की थी, लेकिन उस समय मुझे सिर्फ सोनम की याद आई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ पल रुका, उन कुर्सियों को देखा और फिर आगे बढ़ गया। दोस्तों, ये थी कहानी संग्रह रेलवे स्टेशन की कुर्सी से कहानी, रेलवे स्टेशन की कुर्सी, जिसे लिखा है गुलशेर अहमद ने। जल्द आपसे मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।